साल 1932। नॉर्वे के स्वालबार्ड आर्किपेलागो में समुद्र और बर्फ के बीच एक छोटी लकड़ी की हट खड़ी थी और उसके अंदर 21 साल की नॉर्वेजियन लड़की इंग्रिड हाल्वरसन अकेली बैठी थी। बाहर तापमान -30 डिग्री के आसपास गिर चुका था। हवा लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और आसमान में सूरज पिछले कई हफ्तों से दिखाई नहीं दिया था क्योंकि पोलर नाइट शुरू हो चुकी थी। हट के अंदर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक और उसकी सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसे अभी 4 साल हो चुके थे इस आइलैंड पर फंसे हुए। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मेनलैंड नॉर्वे को लगता था कि वह 3 साल पहले ही रेस्क्यू हो चुकी है। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं या तो बच गई या फिर समुद्र ने मुझे अपने पास रख लिया। लेकिन कहानी की शुरुआत उससे कई साल पहले होती है, जब इंग्रिड पहली बार लॉन्गियरबायन से करीब 180 किलोमीटर उत्तर में रिसर्च सप्लाई शिप के साथ निकली थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आर्कटिक की बर्फ उसे दुनिया से काटने वाली है। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 1928 की गर्मियों से, जब स्वालबार्ड में बर्फ थोड़ी पिघलती है और छोटे सप्लाई शिप्स फ्योर्ड के रास्ते अंदर तक आ पाते हैं। इंग्रिड हाल्वरसन, जो ट्रोम्सो की रहने वाली थी, एक सीजनल सप्लाई मिशन पर शामिल हुई थी क्योंकि उसके पिता ट्रैपर थे और आर्कटिक आउटपोस्ट तक राशन पहुंचाने का काम करते थे। लॉन्गियरबायन से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर की ओर उनका छोटा जहाज इस फ्योर्डन से आगे बढ़ा और मौसम साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आर्कटिक में मौसम कई बार कुछ घंटों में बदल जाता है। शिप पर कुल 7 लोग थे जिनका काम था एक रिमोट ट्रैपिंग हट तक सर्दियों का सामान पहुंचाना, जो नॉर्ड ऑस्लैंडेड के पास एक छोटे निर्जन टापू पर स्थित थी। उस हट की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 25 मीटर थी ताकि स्टॉर्म सर्ज सीधे अंदर न आए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, समुद्र शांत था और हवा ठंडी लेकिन स्थिर थी। लेकिन तीसरे दिन होराइजन पर धुंध गहराने लगी, तापमान अचानक गिरा और प्रेशर तेजी से नीचे जाने लगा। आर्कटिक में यह अक्सर आने वाले तूफान का संकेत होता है। कैप्टन ने वापसी पर विचार किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तूफान अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे समुद्र की सतह बदलने लगी, जैसे पानी भारी हो गया हो। हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से मुड़कर उत्तर की तरफ जाने लगी और उसकी रफ्तार कुछ ही घंटों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। आर्कटिक में प्रेशर गिरने का मतलब अक्सर तेज साइक्लोनिक सिस्टम होता है और जहाज का कंपास बार बार हल्का झटका खा रहा था क्योंकि मैग्नेटिक वेरिएशन इस लैटिट्यूड पर ज्यादा महसूस होती है। विजिबिलिटी तेजी से घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई और कैप्टन ने एंकर डालने की कोशिश की ताकि जहाज ड्रिफ्ट न करे, लेकिन नीचे का सी फ्लोर अनइवन था और चेन पूरी तरह पकड़ नहीं बना पा रही थी। उसी दौरान एक बड़ी लहर ने जहाज को किनारे की बर्फीली चट्टानों की तरफ धकेल दिया। हल का पिछला हिस्सा जोर से टकराया और इंजन बंद हो गया। क्रू ने इमरजेंसी इवैक्यूएशन का फैसला लिया क्योंकि जहाज में पानी भरना शुरू हो चुका था। इंग्रिड को पहले ग्रुप के साथ इन्फ्लेटेबल राफ्ट में भेजा गया ताकि वे पास के आइलैंड तक पहुंच सकें, जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी। लेकिन आर्कटिक करंट्स सीधी रेखा में नहीं बहते और कुछ ही मिनटों में राफ्ट को योजना से अलग दिशा में खींच लिया गया। राफ्ट बर्फीली लहरों पर उछलती रही और हवा अब लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिससे दिशा नियंत्रित करना लगभग असंभव हो गया था। इंग्रिड ने पीछे मुड़कर जहाज की आखिरी झलक देखी, लेकिन धुंध और उड़ती बर्फ ने उसे कुछ ही सेकंड में निगल लिया। आर्कटिक करंट अक्सर सरफेस से अलग दिशा में बहता है और राफ्ट को सीधा पास के आइलैंड की ओर जाने के बजाय तिरछा बहा ले गया। लगभग 15 मिनट बाद उन्हें जमीन दिखी, लेकिन वह प्लैंड हट वाला आइलैंड नहीं था, बल्कि एक छोटा, चट्टानी और निर्जन टापू था जिसकी लंबाई मुश्किल से 800 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर के आसपास रही होगी। लहरों ने राफ्ट को किनारे से टकराया और इंग्रिड किसी तरह पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ी। बाकी क्रू धुंध में कहीं पीछे छूट गए और विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 50 मीटर दूर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था।
हवा में बर्फ के कण चेहरे पर चुभ रहे थे। तापमान -15 डिग्री तक गिर चुका था और समुद्र की आवाज लगातार गूंज रही थी। जब इंग्रिड ने पीछे देखा तो उसे सिर्फ सफेद धुंध दिखाई दी और उसी पल उसे समझ आया कि वह अकेली रह गई है। इंग्रिड ने सबसे पहले खुद को पानी से दूर ऊंची जगह तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि आर्कटिक में भीगना ठंड से ज्यादा खतरनाक होता है और हवा के साथ शरीर की हीट लॉस कई गुना बढ़ जाती है। आइलैंड की सतह ज्यादातर पत्थरीली थी, बीच बीच में बर्फ जमी हुई थी और समुद्र तल से लगभग 20 से 25 मीटर ऊपर एक छोटी लकड़ी की हट दिखाई दी, शायद किसी पुराने ट्रैपर की छोड़ी हुई शेल्टर। वह धीरे धीरे चढ़कर वहां पहुंची। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर सूखी जगह थी। कुछ पुराने ऑयल ड्रम्स, जंग लगा स्टोव और दीवार पर लटकी रस्टेड लैंटर्न अभी भी मौजूद थी। आर्कटिक ट्रैपिंग हट्स अक्सर इमरजेंसी यूज के लिए छोड़ी जाती थीं, ताकि कोई भी फंसा इंसान कुछ समय सरवाइव कर सके। उसने भीगे कपड़े उतारकर सूखे ब्लैंकेट ढूंढे, क्योंकि हाइपोथर्मिया शरीर का तापमान 35 डिग्री से नीचे गिरा देता है और कुछ ही मिनटों में इंसान बेहोश हो सकता है। बाहर हवा लगातार दरवाजे को धक्का दे रही थी, जैसे पूरा आइलैंड हिल रहा हो। इंग्रिड ने पहली बार शांत होकर सोचा, रेस्क्यू शायद कुछ घंटों में आ जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहाज से भेजा गया डिस्ट्रेस सिग्नल आधा अधूरा था और मेनलैंड सर्च टीम गलत दिशा में तलाश शुरू करने वाली थी। पहली रात इंग्रिड ने हट के अंदर खुद को स्टोव के पास बैठाकर बिताई, क्योंकि आर्कटिक में रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, बल्कि लगातार गिरता तापमान भी होता है, जो कुछ ही घंटों में -20 डिग्री तक पहुंच सकता है। उसने ऑयल ड्रम से थोड़ा फ्यूल निकाला और सावधानी से आग जलाई, क्योंकि बंद जगह में ज्यादा धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, जो बिना आवाज के इंसान को बेहोश कर देता है। हट की लकड़ी की दीवारें हवा के साथ चरमराती रहीं और बाहर बर्फीले कण लगातार दरवाजे से टकराते रहे। सुबह होने पर भी सूरज पूरी तरह नहीं निकला, सिर्फ हल्की नीली रोशनी दिखी, क्योंकि आर्कटिक समर खत्म होने के बाद दिन छोटे और कमजोर हो जाते हैं। इंग्रिड ने आइलैंड का पहला सर्वे किया। उसकी लंबाई लगभग 800 मीटर और सबसे ऊंची चट्टान करीब 40 मीटर ऊंची थी, जहां से आसपास का समुद्र दूर तक दिखाई दे सकता था। उसने ड्रिफ्टवुड इकट्ठा करके सिग्नल फायर बनाने का फैसला किया, ताकि जहाज या एयरक्राफ्ट दूर से धुआं देख सके। लेकिन हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही थी और स्मोक खुली समुद्री दिशा में फैल रहा था, मेनलैंड की ओर नहीं। दिन धीरे धीरे गुजरते गए और आर्कटिक का मौसम हर कुछ घंटों में बदलता रहा। कभी हल्की धूप, कभी अचानक बर्फीली हवा, जो शरीर की गर्मी को मिनटों में खींच लेती थी। इंग्रिड ने जल्दी समझ लिया कि यहां सबसे बड़ा दुश्मन भूख नहीं, ठंड और अकेलापन है। उसने हट के आसपास पत्थरों से छोटा विंड बैरियर बनाया, ताकि स्टोव की गर्मी जल्दी बाहर न जाए, और ड्रिफ्टवुड को सूखा रखने के लिए जमीन से ऊपर लकड़ी का छोटा रैक बनाया, क्योंकि गीली लकड़ी जलने में ज्यादा धुआं देती है और कम गर्मी। आइलैंड के किनारे उसे सीबर्ड कॉलोनी मिली, जहां से उसने अंडे इकट्ठा किए, जो आर्कटिक ट्रैपर्स का कॉमन सर्वाइवल सोर्स रहा है, क्योंकि उनमें हाई फैट होता है और ठंड में एनर्जी देता है। लेकिन हर बार चट्टानों पर चढ़ना जोखिम भरा था, क्योंकि पतली बर्फ पर पैर फिसलने से सीधे समुद्र में गिरने का खतरा था और पानी का तापमान लगभग 0 डिग्री के आसपास होने से कुछ ही मिनटों में शरीर काम करना बंद कर सकता था। शाम को उसने होराइजन पर दूर एक जहाज जैसा शैडो देखा। कुछ सेकंड के लिए उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन धुंध धीरे धीरे उसे निगल गई और पहला फॉल्स होप खत्म हो गया। कुछ हफ्तों बाद इंग्रिड ने समझ लिया कि रेस्क्यू तुरंत नहीं आने वाला और सर्वाइवल अब इंतजार नहीं बल्कि रूटीन बनाना है। आर्कटिक में एनर्जी बचाना सबसे जरूरी होता है, इसलिए उसने अपने दिन को हिस्सों में बांट लिया। सुबह ड्रिफ्टवुड ढूंढना, दोपहर में सी बर्ड कॉलोनी से अंडे लेना और शाम को हट के अंदर रिपेयर करना, ताकि हवा अंदर कम आए। तापमान अब -25 डिग्री तक गिरने लगा था और हवा की रफ्तार कई बार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती, जिससे बाहर कुछ मिनट से ज्यादा रहना मुश्किल हो जाता। उसने हट के पास पत्थरों से छोटा स्नो वॉल बनाया,
क्योंकि बर्फ हवा रोकने में इंसुलेशन की तरह काम करती है। पोलर नाइट धीरे धीरे करीब आ रही थी, वह समय जब कई हफ्तों तक सूरज होराइजन से ऊपर नहीं आता और इंसान का समय का अंदाजा टूटने लगता है। उसने दीवार पर लकड़ी से निशान बनाकर दिन गिनने शुरू किए, 1, 2, 3। लेकिन कुछ महीनों बाद निशान इतने ज्यादा हो गए कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो गया। एक रात बाहर से भारी कदमों जैसी आवाज आई और दरवाजे के पास ताजे पंजों के निशान दिखाई दिए। पोलर बेयर आइलैंड तक पहुंच चुका था। पोलर बेयर के पंजों के निशान हट के चारों तरफ साफ दिखाई दे रहे थे और इंग्रिड समझ गई कि अब खतरा सिर्फ मौसम नहीं रहा। स्वालबार्ड में पोलर बेयर इंसानों से ज्यादा होते हैं और भूखे होने पर वे लकड़ी की दीवारें तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। उसने तुरंत दरवाजे के अंदर भारी ऑयल ड्रम और पत्थर लगा दिए ताकि अगर बेयर धक्का दे तो दरवाजा सीधे न खुले। आर्कटिक में भालू अक्सर गंध से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए उसने फूड स्क्रैप्स बाहर फेंकना बंद कर दिया और अंडों के छिलके दूर समुद्र किनारे फेंकने लगी। रात भर बाहर भारी कदमों की आवाज आती रही, कभी दीवार खुरचने की हल्की ध्वनि, कभी सांस जैसी धीमी आवाज, और कन्फाइंड हट के अंदर बैठे हुए हर साउंड कई गुना डरावना लग रहा था। उसने स्टोव की आग धीमी कर दी क्योंकि ज्यादा रोशनी बेर को और अट्रैक्ट कर सकती थी। कई घंटे बाद आवाजें बंद हो गईं, लेकिन सुबह तक वह सो नहीं पाई। पोलर नाइट अब पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। तापमान -30 डिग्री के करीब था और बाहर पूरा अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें समय का अंदाजा खो जाता है। उसने दीवार पर नया निशान बनाया। शायद आइलैंड पर उसका 100वां दिन था या उससे भी ज्यादा। पोलर नाइट के महीनों में समय जैसे रुक गया था और इंग्रिड ने जल्दी समझ लिया कि सर्वाइवल अब सिर्फ खाना ढूंढने का नहीं, दिमाग को स्थिर रखने का भी खेल है। बाहर लगातार अंधेरा था। तापमान कई रातों में -35 डिग्री तक गिर जाता और हवा हट की दीवारों को ऐसे हिलाती जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। उसने लैंप की लौ छोटी रखी ताकि फ्यूल लंबे समय तक चले और दीवार पर छोटे छोटे चिन्ह बनाकर दिन गिनती रही। हालांकि कुछ समय बाद उसे खुद भी भरोसा नहीं रहा कि गिनती सही है या नहीं। आर्कटिक में लंबे अंधेरे के दौरान इंसान का सर्केडियन रिदम टूट जाता है और कई बार शरीर को दिन रात का फर्क महसूस नहीं होता, जिससे थकान और हेलुसिनेशन शुरू हो सकती है। एक रात उसे लगा जैसे दूर से किसी इंजन की आवाज आ रही है। वह तुरंत बाहर भागी, लेकिन सिर्फ हवा की गूंज थी जो चट्टानों से टकराकर वैसी साउंड बना रही थी। फॉल्स होप अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। फिर भी उसने सिग्नल फायर के लिए ड्रिफ्टवुड जमा करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि किसी दिन होराइजन पर असली जहाज दिखाई देगा। पोलर नाइट खत्म होने में कई महीने लगे और जब आखिरकार होराइजन पर हल्की धूप लौटी, तब इंग्रिड को एहसास हुआ कि उसे आइलैंड पर लगभग 1 साल हो चुका है। उसकी डायरी के पन्ने नमी से मुड़ने लगे थे और दीवार पर बनाए गए निशान इतने भर गए थे कि उसने नई जगह चुननी पड़ी। समर के छोटे महीनों में तापमान 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाता, बर्फ पिघलती और छोटे फ्रेश वाटर पडल्स बनते, जिन्हें वह साफ कपड़े से छानकर पीती थी, क्योंकि आर्कटिक में सॉल्ट वाटर पीना डिहाइड्रेशन को और तेज कर देता है। उसने सील हंटिंग की कोशिश की, लेकिन बिना प्रॉपर राइफल के यह लगभग असंभव था, इसीलिए वह सी बर्ड्स और ड्रिफ्टवुड पर निर्भर रही। दूसरे साल में उसने हट की छत मजबूत की, क्योंकि विंटर स्टॉर्म में हवा की रफ्तार कई बार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती थी। तीसरे साल तक उसके कपड़े पैचवर्क बन चुके थे और हाथों की त्वचा ठंड से फट चुकी थी। मेनलैंड नॉर्वे में सर्च ऑपरेशन पहले साल ही बंद हो चुका था, क्योंकि रिकॉर्ड में उसे रेस्क्यूड मार्क कर दिया गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब समुद्र या भालू से नहीं, बल्कि एक सिस्टम की गलती से थी। चौथे साल की गर्मियों में जब बर्फ फिर से थोड़ी पिघलनी शुरू हुई और आर्कटिक में सूरज कई घंटे होराइजन से ऊपर रहने लगा, इंग्रिड ने आइलैंड की सबसे ऊंची चट्टान पर नया सिग्नल बनाने का फैसला किया। उसने ड्रिफ्टवुड, पत्थरों और जले हुए कोल से जमीन पर लगभग 15 मीटर लंबा निशान बनाया, ताकि ऊपर से गुजरने वाला एयरक्राफ्ट उसे पहचान सके, क्योंकि धुआं अक्सर तेज हवा में समुद्र की तरफ बह जाता था और दूर से दिखाई नहीं देता था। उसी समय नॉर्वेजियन सर्वे एयरक्राफ्ट
स्वालबार्ड के उत्तर में रूटीन मैपिंग कर रहा था और पायलट की नजर उस असामान्य पैटर्न पर पड़ी जो प्राकृतिक नहीं लग रहा था। एयरक्राफ्ट ने लो पास किया और नीचे खड़ी इंग्रिड ने 4 साल बाद पहली बार इंजन की असली आवाज सुनी। यह हेलुसिनेशन नहीं थी। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू शिप पहुंचा और जब हैच खुली तो ठंडी हवा के साथ 4 साल का इंतजार खत्म हुआ। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जहाज दुर्घटना के बाद भेजा गया इनकम्प्लीट डिस्ट्रेस सिग्नल गलत तरह से लॉग हुआ था और ऑफिशियल सिस्टम में उसे रेस्क्यू हो चुका माना गया था। इंग्रिड की कहानी आर्कटिक सर्वाइवल का उदाहरण बन गई, क्योंकि कई बार इंसान को प्रकृति नहीं बल्कि एक छोटी सी मानवीय गलती दुनिया से अलग कर देती है।